नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होना है, मतलब सत्ता का संग्राम में वक्त बेहद ही कम है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही तमाम दल रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच गुरुवार को सूबे की सियासत का पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा नजर आया। दरअसल एक ओर अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा पर सवार थे, तो वहीं प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली के जरिए मतदाताओं का रुख कांग्रेस की ओर करने की कोशिश की। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है। अब मथुरा की तैयारी है वाले ट्वीट को लेकर मायावती ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मौर्य का ट्वीट बीजेपी की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। मायावती के मुताबिक जनता को बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि डिप्टी सीएम मौर्य अपने ट्वीट पर अभी भी कायम है। उनके मुताबिक मथुरा की तैयारी राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का विषय है। खैर, बीजेपी इस मामले में भले ही टेंशन फ्री है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले गरमाया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा बीजेपी को कहीं न कहीं टेंशन दे रहा है। नई पेंशन योजना को लेकर सूबे के सरकारी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर तीव्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दूसरी ओर सपा समेत दूसरे विपक्षी दल भी इस बड़े मुद्दे को जिस तरह से भुनाने में जुटे हैं, वो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन किसान आंदोलन की तरह ही अपनी मांग मनवा पाएगा या कहानी वही पुरानी रहेगी। सवाल ये भी है कि दूसरे दलों के बैकफुट पर धकेलने के लिए क्या सीएम योगी जल्द ही मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। सत्ता का संग्राम में आज बात इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे पेंशन पर टेंशन में। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के शिक्षकों, सफाई कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत हजारों सरकारी कर्मचारी नए पेंशन योजना के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना को वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल हो। कर्मचारियों की ये मांग काफी पुरानी है। यूपी के सभी कर्मचारी संगठन एक बैनर के तले अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन करेंगे। इसकी चेतावनी सरकार को दे दी गई है। चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों की चेतावनी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली है। खैर, सरकार क्या करेगी? आंदोलन अगर आगे बढ़ेगा तो ये चुनाव पर क्या असर डालेगा? क्या सीएम योगी इस मामले को लेकर कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे या नहीं? इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की लंबित पदोन्नति जल्द करने, शिक्षकों और कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने समेत अन्य मांगों को लेकर सूबे के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों ही लखनऊ में इन्होंने हुकार भरी थी। सिर पर सफेद टोपी लगाए शिक्षक और कर्मचारियों से खचाखच भरे इको गार्डन में आयोजित महारैली में चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जाति धर्म का भेद मिटाओ, पुरानी पेंशन बहाल कराओ, पुरानी पेंशन अधिकार है, बुढ़ापे का आधार है जैसे नारे गूंज रहे थे। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक पहले सरकारें कर्मचारियों और शिक्षकों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण का प्रयास करती थी, लेकिन ये पहली सरकार है जो कर्मचारियों के लंबे संघर्ष से हासिल उपलब्धियों और अधिकारों को भी छीन रही है। ये अंग्रेजों के जमाने के बाद की पहली व्यवस्था है, इसमें ऐसा किया गया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं, जो लोग हमारे रिटायर हो रहे हैं उनको 1000 रुपए भी नहीं मिल पा रहे। तो ये अंग्रेजों के जमाने में जब व्यवस्था दी गई थी कि वो जब 60 साल की नौकरी कर लेगा उसके बाद उसका सुरक्षित जीवन व्यतीत होगा, इन्होंने अधर में डाल दिया। अधिकतर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को इसलिए बेहतर मानते हैं क्योंकि ये उन्हें अधिक भरोसा उपलब्ध कराती है। जनवरी 2004 में एनपीएस लागू होने से पहले सरकारी कर्मी जब रिटायर होता था तो उसकी अंतिम सैलरी के 50% हिस्से के बराबर
उसकी पेंशन तय हो जाती थी। ओपीएस में 40 साल की नौकरी हो या 10 साल की, पेंशन की राशि अंतिम सैलरी से तय होती थी, यानी ये डेफिनेट बेनिफिट स्कीम थी। इसके विपरीत एनपीएस डेफिनेट कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें पेंशन राशि इस पर निर्भर करती है कि नौकरी कितने साल की गई है और एन्युटी राशि कितनी है। एनपीएस के तहत एक निश्चित राशि हर महीने कंट्रीब्यूट की जाती है। रिटायर होने पर कुल रकम का 60% एक मुश्त निकाल सकते हैं और शेष 40% रकम से बीमा कंपनी का एन्युटी प्लान खरीदना होगा, जिस पर मिलने वाली ब्याज की राशि हर महीने पेंशन के रूप में दी जाती है। सूबे के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों ने भारी भीड़ जुटाकर अपने मुद्दे के प्रति एकजुटता साबित कर दी है। इस मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ नौकरी की लाइन में खड़े युवाओं का पूरा समर्थन दिख रहा है। सरकार इस फीडबैक से सक्रिय हो गई है। हालांकि कर्मचारियों ने खुला ऐलान किया है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो तो वे खुलकर पुरानी पेंशन बहाल करने का आश्वासन देने वालों का समर्थन करेंगे। खैर, अब इन सबके बीच बीजेपी सरकार किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है, क्या जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से गगनदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे पेंशन पर टेंशन को लेकर एक बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है। सपा नेता मेजर आशीष जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कर्मचारी नेता हरि किशोर तिवारी जी हमारे साथ है। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। हरि किशोर जी, पहले आपसे ही सवाल है, इस पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या बहुत बड़ा फर्क आपको सामने दिख रहा है? हालांकि तो केंद्र सरकार की तरफ से सारे राज्यों में ये लागू किया गया है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं था। शुरू से ये था कि जो चाहे, जो सरकार चाहे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते, जो ना चाहे इम्प्लीमेंट, इसमें लिखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट जी, तो पीएफआरडी ने जारी किए गाइडलाइन, उसमें लिखा हुआ। इसी का कारण है कि 2005 से जब शुरू हुआ इसको कटना, तब धीरे धीरे 2017 में केरल ने बंद किया, उसके बाद अभी भी वेस्ट बंगाल में अभी बंद नहीं किया इसको। तो तमाम लोगों ने अलग अलग टाइम पे बंद किया, ऊपर से दबाव रहा, इसके कारण बंद किया। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि अभी इसको लागू हुए लगभग 13 वर्ष 14 वर्ष हो गए। हाँ, और उस बल्कि 16 वर्ष हो गए जी। लेकिन अभी तक इसका धरातल पे कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ। जिसके कार्यालय, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इसके कार्यालय जिनके यहाँ पैसा लग रहा है वो सारे कार्यालय इनके बंबई में है। अगर किसी को कोई समस्या आएगी तो बंबई कहने जाएगा क्या? हम लोगों ने कहा भाई यार लखनऊ में होना चाहिए कार्यालय, जहां पर हम लोग देख सके, कोई जवाबदेही होनी चाहिए थी। हमारा पैसा शेयर मार्केट में आप लगा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा है। अभी एजी की रिपोर्ट तमाम सारी आई, वो विधानसभा में प्रस्तुत हुई, हर साल विधानसभा में आ रही है। उसमें हमारा जो पैसा 14% 10% डाला जा रहा है, वो वहां डाले नहीं जा रहा है, वो दूसरे हेड में खर्च कर दिया जा रहा है। 10,500 करोड़ रुपया मैंने अभी पिछला आंदोलन जब किया था 2018 में, तब इसी सरकार से मैंने डलवाया था, जो सरकार ने हमारा डाला नहीं था, दूसरे मतलब खर्च कर लिया। इसको कौन देख पाएगा? जो आंदोलन होंगे तभी हम देख पाएंगे ना, वरना किसी की हैसियत नहीं है कर्मचारी की। अकेला जब रिटायर होगा तो उसको कुछ मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये, तिवारी जी रोकेंगे, तिवारी जी थोड़ा सा रोकेंगे हम। तिवारी जी, मैं पुरानी स्कीम और नई स्कीम पेंशन की, इसमें क्या अंतर है, ये मैंने पहले आपसे पूछा था, सवाल ये था। और आपने कहा कि अलग अलग, वो ये कहा गया था कि अलग अलग स्टेट अपनी इच्छा के अनुसार उसको लागू करे। तो लागू करें यानी नई पेंशन एनपीएस, इसको लागू करने की बात कही गई थी, या पुराने जो ढर्रा था उसी के अनुसार चलने की बात कही गई थी? दोनों में जो लागू करना चाहे करें। जिन्होंने एक तरफा लागू कर दिया, हम लोगों को उसमें नहीं लिया है, विश्वास में नहीं लिया। एक बात, हम लोग रजिस्टर्ड संगठन थे पूरे प्रदेश में जी। दूसरी बात ये हुई कि जो आप कह रहे हैं कि अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये पैसा जो हमें पहले मिलता था 50% लास्ट डे पे का मिलता था, लास्ट पे डान का मिलता था जी। अब इन्होंने क्या, ये अंग्रेजों के जमाने से तय किया, हम लोगों ने नहीं तय किया, किसी ने नहीं तय किया, अब बड़े बड़े आयोगों ने तय किया। अब इन्होंने क्या किया कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, 10% हमारा काटा, 10% अपना डाला, जो 20% आया वो LIC और UTI में और SBI में, 3 जगह इन्होंने बांट दिया, उसको डाल दिया, उसमें बड़े बड़े लोग लगा दिए। वो पैसा सारा का सारा बड़े बड़े उद्योगिक घरानों को दे दिया उन्होंने। हमको जानकारी नहीं है कि उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। हम क्यों उस जुए को खेलेंगे जो वो IAS बैठ के खेल रहे हैं? वो लोग खेले अपना जुआ। हमसे, हमारा क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉई है, उसको जब अभी जब पेंशन मिल रही, जो लोग रिटायर हो रहे हैं पिछले 6-7 साल से, उनको 1,000 और 1,500 रुपए पेंशन मिल रही है।
आप कैसे विश्वास कर रहे हैं कि 15-16 साल में 17 साल में आपने क्या बनाया है, उसमें क्या अंतर है? जब विश्वास ही नहीं उस योजना पे हो रहा है तो उस योजना में क्यों जाएंगे? जो आज वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है वो बहुत खराब स्थितियां दिखाई पड़ रही है। ये पिछले बार 18 में जब हमने हड़ताल की थी तो एक 7 IASओं की कमेटी बनाई गई थी, उसमें मैं भी था, दिनेश शर्मा भी थे, 2 हम कर्मचारी यूनियन से रखे गए थे। हम लोगों ने 2 महीने बराबर उनको समझाया, सारे आंकड़े दिए कि भाई हमारा इसमें इतना नुकसान हो रहा है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबने मान लिया, लेकिन पनारा वहीं गिरेगा और इन्होंने नहीं माना और 2.5 साल फिर हमारे बर्बाद कर दिए। तो आखिर कब हमें मिलेगा, कब हमारी बात सुनी जाएगी? हम आंदोलन नहीं करेंगे, 3 आंदोलन हम कर चुके अभी, उसके बाद भी नहीं सुनी गई। तो हमने बड़ी रैली की जिसमें लाखों लोग आए जी। तो मजबूरी में करना पड़ता है, उसके बाद फिर कड़े कदम उठाने पड़ते हैं जब सुनने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल, आपने सारी चीजें आपने स्पष्ट कर दी कि नई योजना में एनपीएस में क्या क्या होगा 10% अपना काटेंगे, 10% वो लगाएंगे, फिर उसका जो ब्याज होगा उससे आपको देंगे, पेंशन देंगे। आपने कहा 1000 से 1500 करीब पेंशन मिल रही है। आपने एक बात बताई कि जो अंतिम आपका वेतन था वो 50% आपको पेंशन में मिलता, अंतिम वेतन जी, जिसमें डीए वगैरह नहीं रहता, जो बेसिक वेतन है उसका 50% आपको मिलता। बिल्कुल जी। अब एनपीएस के तहत अंतिम वेतन जो आपको मिल रहा है उसका कितना परसेंट ये देंगे पेंशन? नहीं देंगे, परसेंट से कोई लेने देना नहीं जी। तो कहते हैं शेयर मार्केट में जो प्लस माइनस होगा वो हम आपको देंगे, जिसके रिजल्ट मैंने आपको पता है 1000-1500 रुपए आ रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही मेरी? विवेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बहुत खराब है। हेलो विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी जी जी। विवेक जी, आपने जी तिवारी जी की कर्मचारी नेता है, उनकी शायद पूरी बात आपके ध्यान में आ गई होगी, आप सुन लिए होंगे उनको। जी निश्चित तौर पे जिस तरह तिवारी जी बोल रहे हैं तो ये तो लोग 30-30, 40-40 साल, अगर आपको, हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आपको लागू करना हो तो करें, नहीं करना हो तो नहीं करें, आपके यहाँ लागू कर दिया गया एनपीएस, नई पेंशन स्कीम। तो इन स्थितियों में जो 30 साल 35 साल सरकार को देता है, अपनी सेवा देता है, उसको जब वो रिटायर होगा उसको कौन पूछेगा? पेंशन नहीं मिलेगी, घर परिवार, वो वृद्धा उस समय अपना जब वृद्ध हो जाएगा, उसका परिवार, उनकी पत्नी, कैसे वो अपना घर खर्च चलाएंगे? जी त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत, और अभी तिवारी जी को सुन रहा था, इनकी चिंता जायज है। जी। जिस समय व्यक्ति रिटायर होता है जी। और उस समय उसकी स्थिति शारीरिक की नहीं हो सकती कि कोई नया उद्यम, कोई उद्योग लगा सके। जी। पेंशन ही उसके आगे के जीवन यापन का सहारा होती है। जी। और जिस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, जी। घर परिवार के लोग भी बहुत सहायता नहीं करते ऐसी, जी। और बुजुर्गों की देखभाल एक समस्या हो जाती है। ऐसे में त्रिपाठी जी की चिंता जायज है। जी। और हम सभी लोग इस विषय को लेकर के चिंतित हैं। जी। इस पे सरकार भी अपने स्तर से चिंतन मनन कर रही है और उच्च स्तर पर भी इस पे विचार विमर्श चल रहा है। जी। कैसे इनको, इन कर्मचारियों को कैसे राहत पहुंचाई जाए। जी। जिस समय ये योजना आई थी उस समय ये सब विकल्प दिए गए थे और इन विकल्पों को इन लोगों ने स्वयं चयन किया था। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बात बोल रहे हैं आप। तिवारी जी, उनकी बात आ जाने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। आप, उन्होंने क्या क्या गलत कहा है आप सब बताइएगा, एक एक करके। अगर टीका टिप्पणी होगी तो वो दूर बैठे हैं, आप दूर बैठे हैं, पास तो बैठे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में बहस नहीं हो पाएगी। जी। जिस समय ये चीजें आई थी उसी समय यदि इसका विषय आ जाता जी तो तमाम सरकारें उसको न लागू करती। जी। अब स्थितियां हैं क्या कि कुछ सरकारें उसको लागू कर चुकी है जी, और ये धीरे धीरे 2004 से लेकर के अब तक 2021 तक बीत रहा है जी। इस 16 साल पुराना विषय हो चुका है जी। तो ऐसे में सरकारों के लिए भी इतना आसान नहीं है इस पर कोई उचित निर्णय तत्काल ले पाना जी। फिर भी सरकार इस पर चिंतन मनन कर रही है किस तरह से इन कर्मचारियों को इससे बचाया जाए, इसका लाभ पहुंचाया जाए। जी जी जी। चिंतन मनन से उनका कुछ हल नहीं निकलने वाला है तिवारी जी, आप जानते हैं। चिंतन मनन कितना भी करते रहे उनका हल थोड़ी निकलेगा।
श्रीवास्तव जी, हेलो। श्रीवास्तव जी, जी 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 तिवारी जी की जो चिंता है वो, उस चिंता आप खुद कह रहे हैं जायज है, आप चिंतन मनन कर रहे हैं, आपको भी चिंता है, सरकार में ऊपर बैठे लोग भी चिंतन मनन कर रहे हैं। चिंतन और मनन से इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका कोई इनकी मांग नहीं मानी जाएगी। चिंतन मनन से होगा क्या? आप चाह रहे हैं कि इनका भला हो, कैसे भला हो? ये जिस उम्र में पहुंच जाएंगे उस उम्र में न कहीं ये प्राइवेट काम कर सकते हैं, ना आपने खुद कहा न कोई उद्यम लगा सकते हैं, न कोई और धंधा कर सकते हैं। इन स्थितियों में उनको एक ऐसा आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से निर्णय चाहिए कि उनका जीवन जब वो बुजुर्ग हो जाए तो सुरक्षित रहे। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ जी। ये सब की चिंता है कि इन बुजुर्ग कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित रहे आगे और सुचारू रूप से जीवन यापन इनका हो सके, क्योंकि ये समस्या 1 वर्ष 2 वर्ष या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के कार्यकाल की नहीं है जी। ये 16 साल की समस्या है जी। और पूर्ववर्ती सरकारों में इस पे ना तो कोई इतना बहुत लोगों के द्वारा अवरोध खड़ा किया गया, ना पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा इस पे कोई कार्य हुआ। आज ये विषय सरकार के समक्ष है, सरकार इस पे गंभीर रूप से विचार विमर्श कर रही है और देख रही है कि कैसे इनको हम लाभ पहुंचा सकते हैं। जी। देश में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों की संख्या है। इसका सीधा असर चुनाव में पड़ेगा। आशीष जी बैठे हुए हैं ये मुद्दा लपकने के लिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है जी। तो यहाँ कर्मचारियों की सर्वाधिक संख्या होना स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है जी। सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि उत्तर प्रदेश राज्य है, सबसे बड़ा ज्यादा यहाँ जिले हैं, सबसे ज्यादा तहसीलें हैं, सबसे ज्यादा कर्मचारी भी यही होंगे। जी। तो आशीष जी बैठे हुए हैं ये सब आपके मुख्य विपक्षी दल। आशीष जी, कर्मचारियों के साथ हैं आप? जी। जो इनकी मांगे हैं कर्मचारियों पूरी तरीके से की, समाजवादी पार्टी जो है, जी बिल्कुल निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी एक बहुत ही संवेदनशील पार्टी है और वो पूरी गंभीरता से जितनी मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेगी और आज भी वो कर्मचारियों के साथ है। उनकी आवाज के रूप में हम लोग उनके लिए प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहेंगे कि उसे अपना हठीय रवैया बदलना चाहिए। हम सब ने देखा कि कैसे इतने लंबे समय तक किसानों ने जो धरना दिया और अगर आप थोड़ा सा संवेदनशील अपना व्यक्तित्व रखते तो आप उनकी मांगों को समझते, उस पे चर्चा करते और फिर जो आपको मुनासिब लगता आप उसे मान लेते। अभी फिर जो है, जो शिक्षकों और कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन हम देख रहे हैं वो हो रहा है, तो सरकार को एक जिम्मेदार रवैया रख करके जो है उनसे चर्चा करनी चाहिए और जल्द से जल्द, जरूरी नहीं है कि अब फिर से जो है वो महीना 2 महीना जो है वहां पे लोग बैठें, उन पे पानी फेंका जाए, उन पे लाठीचार्ज हो, उसके बाद जो है कहीं कोई एक निष्कर्ष निकाला जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार हर चीज में ये किया जाए, थोड़ा सा हो सकता है कि आप उनकी सारी मांगे ना पूरी कर पाए, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि आप उनकी जो अधिकांश मांगे हैं, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, उन पे एक गंभीरता से विचार करें और जल्द से जल्द उनको माने। चलिए आशीष तिवारी जी, एक जानना चाहेंगे थोड़ा सा, ये एनपीएस उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ और आपको तो मालूम ही होगा किन किन राज्यों में लागू कर दिया, कहां नहीं लागू है, जहां पुरानी व्यवस्था, पुरानी पेंशन स्कीम जहां अभी भी लागू है राज्यों में, आपको मालूम होगा थोड़ा सा। और उत्तर खाली वेस्ट बंगाल में लागू नहीं है अभी जी जी, और बाकी सब जगह धीमे धीमे 17 तक लागू होगी। कहाँ लागू? हमारा कहना यह है कि जब आदरणीय एक बार बताएंगे तिवारी जी, कहाँ लागू नहीं है, कहाँ लागू है? वेस्ट बंगाल में लागू नहीं है, बाकी केरला में 17 में लास्ट लागू होगी। जी। आपके यहाँ कब लागू हुआ? हमारे 2005 में लागू, अप्रैल 2005। एक बार फिर आशीष जी से आशीष जी, आप समर्थन कर रहे हैं इनका कि इनकी मांगों को पूरा होना चाहिए। 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी। चलिए आशीष जी के पास तकनीकी कारणों से, हाँ तिवारी जी आप कुछ बोल रहे थे। जब हमारे भाजपा के नेता जब योगी जी
हमारे सांसद थे गोरखपुर से, तब हमने 2013 में इन्हीं की सरकार में हमने एक मुहिम चलाया था और यहाँ से दिल्ली तक हमने साइकिल यात्रा की थी, 5 साइकिल लेकर दिल्ली में घेराव किया था। उस जमाने में सारे सांसदों से मैंने लिखवाया, उसमें योगी जी ने स्पष्ट लिखा है कि भाई हम हरकिशोर तिवारी यानी मेरे राज्य के 40% की मांग से बिल्कुल सहमत है और इनको हर हालत में पेंशन मिलनी चाहिए, शेयर मार्केट में इनको नहीं जाना चाहिए, इससे मैं पूरी तरह सहमत। वो पत्र मेरे पास है, मैंने दिखाया भी योगी जी को, लेकिन उसके बाद उसको हंस के टाल दिया। भाई सारे लोगों ने उसको कहा, उसके बाद उसको नहीं माना। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि शेयर मार्केट में ये कहते हैं कि आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, हम कह रहे हैं हमको ज्यादा पैसा चाहिए नहीं, हमको तो कम पैसा चाहिए। आप शेयर मार्केट में आईएएसओ को लगा दो, खेल अपना, जितना पैसा ज्यादा आ जाए वो अपना सरकार ले जाए, हमको तो उतना मिनिमम पैसा चाहिए जितना हमारा तय है, जितना हमारा 50% लास्ट पे डाउन का तय है। इतनी सी बात है हमारी। हम शेयर मार्केट में क्लास 3 क्लास 4 के एम्प्लॉय नहीं जाना चाहते, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? जी, बीच में आप जब श्रीवास्तव जी अपना उत्तर दे रहे थे तो आप बीच में कह रहे थे कि गलत बोला जा रहा है, आप लोग भी उसमें शरीक थे, उनका कहना था जब ये तय किया जा रहा था कर्मचारी नेता भी शरीक थे। नहीं, देखिए सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त संगठन हमारा है, सरकार से मान्यता प्राप्त जी, और हम लोग इसी के लिए बैठे हुए कि कोई भी अगर नियमावली बहुत बड़ी चेंज करेंगे आप तो हम लोगों से बैठक करके वार्ता करेंगे जी। आपने एक तरफा ऊपर से ढकेल दिया, किसी से वार्ता नहीं की जी। हम लोगों ने उसके हल देखे कि आपने कहा सारे डीएम से बैठक हुई, हर जिले में हमारी बैठक, जब भी हम आंदोलन करते हैं तो तमाम सारी बैठकें जिला स्तर पे हमारे पदाधिकारी रहते हैं उनसे होती है। उन्होंने कहा नहीं साहब आपको फायदा होगा, लेकिन जब हमने रिटायरमेंट वाले लोग देखे 5-6 साल बाद, तब हमने 2013 में सबसे पहला बड़ा आंदोलन किया, वही शुरुआत किया। 2012 में मैं अध्यक्ष बना, उसी टाइम से मैंने देखा कि हाँ इसमें बहुत बड़ी कमियां हैं और मैंने बहुत अध्ययन किया और यहाँ से मैंने पिछली हड़ताल की थी तो अभी अवस्थी जी को आदरणीय पांडे जी ने जो चीफ सेक्रेटरी थे मेरे साथ स्पेशल PFRDA दिल्ली भेजा, हम दोनों लोग गए, वहाँ सारा कुछ हम लोगों ने समझा उसको, हमने बताया कि हमारा 10,500 करोड़ रुपये सरकार ने मार दिया और हमको नहीं दे रहे, हम कहाँ पकड़ पाएंगे इसको, ये सारी बैठकें हमारी हुई वहाँ पे। उसके बाद में उन्होंने 10 की जगह 14% कर दिया जब घाटा ज्यादा देखा, तो भाई घाटा मुनाफा हमको क्यों दिखा रहे हो भाई? आप घाटा मुनाफा अपना देख लो, हमको शेयर मार्केट में क्यों ढकेल लो, जुए में क्यों जाएंगे हम भाई? हमारा पैसा आप ले जाओ, जुए में खेलो, चाहे जाए खेलो जाके, लेकिन हमारा 50% लास्ट पे डाउन का जो चलता था उनको दे दो, सीधी सी बात है, इसमें कहाँ गुंजाइश हो रही है? क्यों ज्यादा पैसा देने की बात हमें करते हैं? तिवारी जी जब सारे राज्य लागू कर रहे हैं तो उसमें एक पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, तो उत्तर प्रदेश भर कैसे आपको एनपीएस नहीं लागू करेगा अकेले? नहीं, सारे राज्य लागू कर रहे हैं, वहां समस्याएं सब जगह है, सब जगह आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि हमारे दिक्कत आ रही है, हमारे कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं, 16 साल में हमको सिस्टम नहीं बना पाए, हमारा हर साल पैसा कई दूसरी योजना में लगा दिया जाता है, तो संगठन तो चिल्ला लेते हैं जो सिंगल आदमी हमारा रिटायर होगा उसका धनी धोरी कौन होगा भाई? उसको कौन पैसा देगा? सिस्टम तो मर जाएगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। सिस्टम किस तरह बनाना चाहते हैं? नहीं, सिस्टम इनको बना के विश्वास जमाना चाहिए था ना। अगर हमारे लोगों को जो पैसा पेंशन मिल रही थी, जैसे कहते हैं कि साहब शेयर मार्केट में जाएंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा जी, अगर हमको वहां तक पैसा मिल जाता जो सिस्टम में आके पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मिल रहा था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी जी, हमें ज्यादा चाहिए नहीं था। लेकिन जब हमें 1000 और 2000 के बीच में पेंशन मिलनी शुरू हो रही है तो उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए, तब हम लोगों का दिमाग खराब हुआ कि भाई ये क्या तमाशा है। जिनको देखना है उनको 1000 रुपए 500 रुपए अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं, लोगों को निकलता रहता है कि भाई 700 रुपए मिल गया। भाई 700 रुपए से कौन सी गुजर होगी? मिनिमम भी तो नहीं हो रहा है जो सरकार ने, दुनिया भर के लोगों को सरकार दे रही है पेंशन, और हमारे लिए 30 साल 40 साल की नौकरी की बात कहती है 1000 रुपए ले लीजिए आप। देखिए क्यों ले लेंगे हम? रिटायरमेंट के बाद आपको शायद 60% एक मुश्त निकालने का अधिकार है, 40% आपका एन्युटी के तहत जी सरकार लेगी और जो ब्याज होगा, जो पैसा आपका जमा होगा उसका ब्याज आपको दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। 60% एन्युटी जो निकलेगी वो हमारा पैसा जीपीएफ का होता था जी, वो जीपीएफ के रूप में हमें दे रही है जी, कोई नया पैसा नहीं दे, अभी मिलता था हमको जी। जीपीएफ बंद कर दिया उन्होंने, उसकी जगह वो पैसा उसका रूप बदल दिया, दूसरा रूप बदल दिया, और 40% से हमको पेंशन देंगे जो शेयर मार्केट में लगेगा। शेयर मार्केट में ब्याज नहीं देंगे, शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट होगा उसके अनुसार जो प्रॉफिट होगा उसके अनुसार हमारा तय होगा पेंशन। मेन मुख्य मांग आपकी यह है कि पुरानी पेंशन योजना जो है वही लागू रहे। हमको फिक्स चाहिए, सीधी सी बात है, हमको शेयर मार्केट में नहीं खेलना है, हमको फिक्स पैसा चाहिए जो जैसे पहले मिलता था कि हमको इतना पैसा मिलेगा, बाकी शेयर मार्केट में सरकार जाए, वो अपना पैसा कमाए, जहां ले जाना है उस पैसे को ले जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं, हम उसको देखना नहीं चाहेंगे। रोज हमारे पास इतना समय नहीं है, ना आपकी बुद्धि है हमारे लोगों में, क्लास 3 क्लास 4 वालों में, जो डेली उसको देखें, अपने शेयर मार्केट को देखें कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ डाले पैसा कहाँ नहीं डाले, इस झंझट पे हम नहीं पड़ना चाहते। संघर्ष ये लगातार आप 2007 से कर रहे हैं?
बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। जी। मैंने बहुत लंबी लंबी बताया ना, यात्रा की है, यहाँ से दिल्ली तक साइकिल यात्रा की है, 500 लोग लेके गए दिल्ली में। आपने देखा इससे बड़ी रैली हमारी हुई थी, इतनी बड़ी लगभग रैली हुई थी, पूरे प्रदेश में हमने तमाम किया था काम। उसके बाद में कमेटी बनी, तो 7 IAS हैं और 2 हम लोग हैं उसमें, उसकी वजह से तमाम सारी चली। उसके बाद फिर हम हड़ताल पे गए, जिसमें हाईकोर्ट सरकार मेरे खिलाफ चली गई, तो तमाम चल रहा, सब कुछ चल रहा है जी। और हम इसको छोड़ नहीं सकते। विवेक जी, बात कहीं न कहीं जायज लगती है कि भाई वो नहीं चाहते हैं कि हमारा शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। शेयर मार्केट में लगेगा, आप भी जानते हैं, कभी शेयर मार्केट में डूब भी जाता है, कुछ ही लोगों कभी फायदा हो जाता है, किस शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ये बहुत सारी उनके साथ उलझने हैं। और उनकी मुख्य मांग है कि जो हमें 50% मिलता था अंतिम सैलरी का, बेसिक का, वो दिया जाए, जिससे वो उनको निश्चित रहे कि भाई हमको इतनी पेंशन मिलेगी। देखिए त्रिपाठी जी, मैं इनकी तिवारी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी इनकी चिंता से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। जी विषय टेक्निकल है, थोड़ा सा वो तकनीकी विषयों में फंसा हुआ है। जी कारण क्या है कि ये आज का विषय नहीं है, जी ये 16 साल पुरानी समस्या है जी और डे बाय डे ये समस्या बढ़ती चली गई। जी अब आज जो अभी तिवारी जी बता रहे हैं कि 60% लेकर के 50% शेयर मार्केट में जो भी आंकड़े दे रहे हैं जी अब ये सब तमाम तकनीकी विषयों पे ही सरकार चिंतन मनन कर रही है। जी कैसे हम इन कर्मचारियों के हित साधन कर सकें, कैसे इनको लाभ पहुंचा सकें, जी इसी में सरकार उलझी हुई है। ऐसा नहीं सरकार इनकी चिंता से वाकिफ नहीं है। जी यहाँ से लेकर हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार तक इनके बारे में चिंतन मनन में शामिल है, कैसे इनको लाभ पहुंचाया जाए। खुद वो बता रहे हैं कि जब योगी साहब सांसद थे तब उन्होंने जी। कहा था कि इनकी मांग जायज है, और 2017 से अभी तक योगी साहब मुख्यमंत्री हैं, तो इनकी मांग जी। क्यों नहीं मान ली गई जायज है तो? मांग जायज तो मैं भी कह रहा हूँ कि इनकी मांग जायज है जी और ये इससे कोई असहमत नहीं हो सकता कि इनकी मांग जायज नहीं है। जी लेकिन अब जिन परिस्थितियों में विषय आ चुका है, 16 साल पुराना मामला है, जी इतनी बड़ी बकायेदारी है, उस पे जो इनका अमाउंट है उसको चिंतन करके जब आप ध्यान दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा समस्या कितनी बड़ी है। जी ये विषय है। अमाउंट तो उन्हीं का है ना, उनका ही कटा अमाउंट है। उन्हीं का, एक अमाउंट ये ले चुके हैं, जी एक अमाउंट इनका शेयर मार्केट में है। जी ये दोनों चीजें देखी। जी शेयर पुरानी मार्केट नहीं पेंशन चाहते तो स्कीम- कम से कम ये कर दीजिए, शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे आपका पैसा। हाँ, ये सब प्रस्ताव जो आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। जी लेकिन जिन लोगों के पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उनको किस तरह से वापस लाया जाए, कैसे इन तक पहुंचाया जाए, सब तमाम चीजें हैं। ये बैंकिंग और ये वित्तीय व्यवस्था का विषय है। ये सरकार के एकदम से हाथ में नहीं कि सरकार ने वन डे उठा करके फैसला ले लिया। आशीष जी आप बिल्कुल बिल्कुल जी 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 श्रीवास्तव साहब बोलिए। इसीलिए उस पर सरकार उलझी हुई है। ऐसा नहीं सरकार में कोई व्यक्ति इनकी मांगों से अनभिज्ञ या असहमत है, सब लोग इनकी मांग को समझ भी रहे हैं, सहमत भी, पूरी सहानुभूति भी है और लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं इनको, उसी का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। जी आशीष जी, आपने कहा कि तिवारी जी की मांग जायज है, इनको मानना चाहिए और आप उनके साथ हैं। ये 2007 से संघर्ष कर रहे हैं, 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी, उस समय इस समस्या को सुलझा देते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। नहीं, देखिए निश्चित रूप से उस दौरान भी कुछ प्रयास किए गए, लेकिन उतनी सहमति नहीं बन पाई। पर आज जो प्रमुख विषय जो अभी सामने आ रहा है वो है कि जो ये जो फंड है उसको कहाँ लगाया जाता है, वो जो है वो गंभीर विषय है। कि आप देखिए कि एक किसी आम व्यक्ति से आप पूछिए तो वो भी जानता है कि बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर ब्याज की दर मिलती है। अगर आप देखिए कि चतुर्वेदी साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, वहां लगता है नेटवर्क की कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं फिर से आपके पास आऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा नेटवर्क में आने का प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा। आशीष दुबे जी, बहुत लंबे समय से आप कर्मचारी नेताओं को भी देखा है, उनकी जो मांगे हैं उनको उस पर आपने लंबे समय तक रिपोर्टिंग भी की है। ये जो एनपीएस सिस्टम जो 2004 से लागू किया गया था, 2007 से अलग अलग राज्यों को कहा गया कि आप अपने
अपना जो अधिकार है उसका उपयोग करते हुए, क्षेत्राधिकार है, माने आप चाहे तो लागू करें, चाहे तो पुरानी पेंशन योजना ही लागू रखें। सामान्यतः में सभी बंगाल छोड़ के सबने लागू कर दी है। यही आज उत्तर प्रदेश का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति और कुछ गंभीर होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, उसकी अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं और उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को बहुत बड़ा, तो उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी संगठनों की जो मांगे हैं या जो राजनीतिक दलों की राय है, तो उसके आधार पर यदि सरकार इसको क्योंकि लागू करेगी तो या उसको अमल में लाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये जो चूंकि ये जो स्कीम आई थी वो समय के अनुसार जो बदलती परिस्थितियां उसके हिसाब से बनाई गई थी और कई राज्यों ने इसको लागू कर भी लिया है, लेकिन ये छोड़ के सब ने कर दिया। हाँ, लेकिन अब ये राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर होगा कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या इजाजत देती है और किस तरह से वो उन चीजों को मैनेज कर पाती है। लेकिन अभी अगर सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और कर्मचारी वर्ग का जो आक्रोश है या जो उनकी असहमति है उसको देखा जाए, तो ये एक नाजुक वक्त है वहाँ उत्तर प्रदेश में, जो एक बड़ा कई स्तर पर राजनीतिक वहाँ पे भी उथल पुथल होने वाली है और शुरू भी हो गई है, चुनाव का भी वक्त आ गया है। तो ऐसे समय में कर्मचारियों का जो एक वर्ग होता है बड़ा डिसाइडिंग में बन जाता है, या क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ बहुत सारा उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये चीजें कई और राज्यों में भी कई बार इस कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे असर कर चुके हैं। तो योगी सरकार के पास उसका क्या मैकेनिज्म है, वो उसको किस तरह से लागू करना चाह रहे हैं या किस तरह से उसको कर्मचारियों को या उस वर्ग को कैसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ये चीज सामने नहीं आ पा रही है। अगर ये चीज सामने आएगी तो कर्मचारियों को ज्यादा मुझे लगता है कि शायद कोई तसल्ली मिलेगी, वरना इस तरह का जो असंतोष अगर बढ़ा तो एक बड़ा वर्ग वहां पर है और वो उसको नुकसान, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी आशीष जी, अब सही ढंग से आवाज आ रही है हमारी? आप 1200-1300 हो गया। जी तिवारी जी, जो आशीष जी, जैसा कि आपने कहा कि तिवारी जी माने कर्मचारियों की जो मांग है उन पे तुरंत सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और फैसला करना चाहिए। आपकी भी सरकार 2007 से चल रही है, इनकी मांग हड़ताल पे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे भविष्य सुरक्षित रखो, भविष्य सुरक्षित करो। तो आपकी 12 से 17 तक सरकार थी, तो उस समय आपने क्यों नहीं कर दिया? नहीं, देखिए, प्रयास जरूर किया गया था उस दौरान भी, लेकिन उतनी नाराजगी नहीं थी। कुछ मांगे थी जिनको माना भी गया, कुछ वैसे विषय थे जिन पे सहमति नहीं बन पाई। लेकिन आज अब जो देख रहे हैं कि जो ये प्रोविडेंट फंड और बाकी जो फंड हैं उनका पैसा जो शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट हम सब ने जानते हैं कि वो एक अनसर्टन मार्केट है, उसमें आप सर्टेनिटी नहीं कह सकते कि आपको अगले महीने जो है इतने रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है उससे ज्यादा मिल जाए, हो सकता है कम ही मिले, हो सकता है सब डूब जाए। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी, जब वो रिटायरमेंट होता है, उसकी उम्र ज्यादा होती है, उसका परिवार उस पर आश्रित होता है, तो ऐसे समय में वो चाहता है कि उसे एक कम आय मिले, लेकिन उसे इतनी आय मिले कि जिससे उसे एक फिक्स आय रहेगी, तो उसे पता होगा कि मैं अपने खर्चे जो हैं इसी आय के अंदर जो है उन्हें आधारित करूंगा। और यदि जो अभी मौजूदा सरकार है अगर उसे शेयर मार्केट में लगाती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में अनिश्चितता तो आएगी ही आएगी। तो वो खुद भी कर सकते हैं कि अपने फंड को जो है शेयर मार्केट में लगा ले, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसकी जो अनिश्चितता है वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार जो होगा उसके भविष्य को कहीं ना कहीं एक अंधेरे में ले जाने का काम करेगी। तो जरूरी यही है कि सरकार एक गंभीरता दिखाए इसमें और उस पर पुनः विचार करे और धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज की नौबत ना आए और लोग जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांग रख रहे हैं उनसे तत्काल जो है बैठ के बात करें और समस्या का निदान निकालें। क्योंकि इससे न केवल एक जो कार्य प्रणाली चल रही है वो भी सुचारू रूप से अभी प्रदेश में नहीं चल पा रही है, क्योंकि सभी कर्मचारी जो हैं अपना काम छोड़ करके वहां धरने पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसी के भी, न हमारे प्रदेश के, न लोगों के, न जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये अच्छा है जो माहौल अभी बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि वो पुनः विचार करते हुए तत्काल इसका जो है वो सुझाव निकाले, इसमें जो भी है किसी तरीके से इसको सुलझाए। तिवारी जी, ये शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाएगा, उससे जो
घटेगा बढ़ेगा वो आप लोगों को दिया जाएगा? ये स्कीम कब लागू हुई उत्तर प्रदेश में? साथ ही हम ये जानना चाहेंगे जी। उसी टाइम से 2005 से है, 2005 का है, जो करीब 9 में हमारे इंप्लीमेंट हो पाई थी उत्तर प्रदेश में। आशीष जी 2005 और दूसरी बात ये है, आपने देखा यूटीआई 64 का हाल क्या हुआ? इसमें 1/3 पैसा यूटीआई में भी लगना है, यूटीआई, एसबीआई और LIC में 3 जगह लगना है इसका पैसा। तो इनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही, तो इनका मार्केट भी खराब है और स्थितियां भी खराब। तो हम लोग जब ये कहते हैं बार बार, अच्छा एक बात बताइए, पेंशन अगर मिल रही है, पेंशन का नाम आपने सुना है, निश्चित पेंशन हर आदमी को दी जा रही सरकार के द्वारा, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे सन्यासी पेंशन हो, चाहे विधायक पेंशन हो, चाहे सांसद पेंशन हो। विधायक और सांसद 3-3 पेंशन ले रहे हैं। अगर वो MLC है तो वहां से पेंशन है उनकी, अगर वो विधायक है तो वहां से पेंशन है, और अगर वो सांसद होगा वहां से पेंशन है। तो वो लोग फिक्स ले रहे हैं, उनका क्यों नहीं शेयर मार्केट में जा रहा है? इसका मतलब उनको डर है कि वहां पे हमको शेयर मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा। एक रुकता तो रहनी चाहिए ना। GST की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, लेकिन पेंशन में एक रुकता नहीं है कहीं पे भी। तो ये चीजें भी दिखाई पड़ती हैं हमको, कहीं ना कहीं आपको घाटा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमारी तरफ धकेल रहे हैं। जब आप इतने योग्य हैं, आपके पास इतने IAS हैं, तो उनको लगा दीजिए पेंशन में और उनको पैसा कमाइए। आप सरकार पैसा कमाए, 10% में डाले, 11% में डाले। एक नबार्ड उसका होता है पैसा, नबार्ड का हमारे यहाँ, जिसमें सरकार उससे उधार लेती है। तो जब सरकार उधार देती है तो उसमें आप पैसा हमारा दे दीजिए ना, उसमें 11-11.5% पैसा ब्याज को सरकार को देना पड़ता है, समय समय पर लेते रहते हैं। उसमें हमारा पैसा लगाइए, आप उससे पैसा लीजिए, तो उससे आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन हमको सिक्योर चाहिए, सीधी सी बात की। आपने देखा है कि जब हम लोग रिटायर होते हैं तो जितना पैसा मिल जाए हमको कैश में, उससे बच्चे कहीं ना कहीं किसी स्कीम में ले जाए। ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं स्कीमों में लग जाएगा, बच्चे उसी टाइम हमारे बड़े होते हैं, सब लोग उसी प्रोसेस में होते हैं। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास वही है कि जो हमको फिक्स मिलेगा, उसी से हमारा जीविकोपार्जन, हमारा और हमारी पत्नी का जीविकोपार्जन होगा। तो वो हमें फिक्स तो चाहिए ना, उसमें 1000-2000 से हमारा काम थोड़ी चल जाएगा जी। ये मेन समस्या है कि वो शेयर मार्केट नहीं चाहिए मुझे वही चाहिए जो पहले जैसा होता था, अंग्रेजों के जमाने से जो सुनिश्चित होता था, क्योंकि 60 वर्ष के बाद हम दूसरा काम कोई काम करने की स्थिति में नहीं रहे जी। कितने कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में प्रभावित, जो कार्यरत हैं वो, और जो रिटायर हो चुके हैं, सेवा मुक्त हो चुके हैं, वो भी है क्या आपके साथ? नहीं, सेवा मुक्त वालों से कोई मतलब ही नहीं। कोई जो वर्किंग में 2005 के बाद से नियुक्त हुए हैं, उसमें शिक्षक भी हैं, प्राइमरी शिक्षक भी हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं, और अधिकारी भी हैं, दरोगा भी हैं उसमें, पुलिस के भी लोग भी हैं उसमें। जी। तो सारे लोग उसमें हैं साहब। उसमें करीब 15-16 लाख लोग हैं ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में जी। चलिए, अच्छी खासी हम श्रीवास्तव जी के पास जाए, लेकिन एक सवाल आशीष जी आपसे, आशीष चतुर्वेदी जी आपसे, कि आपने जो कहा शेयर मार्केट में नहीं लगना चाहिए, उन्होंने बताया भी UTI, SBI के जो बताया, ये आपके समय भी हो रहा था, शेयर मार्केट में आपके समय भी लगाया जा रहा था। निश्चित रूप से अगर ये हो रहा था तो आज उसे निश्चित रूप से सुधारने की जरूरत है कि हो सकता है कि कुछ समय तक वो चीजें जो हों वो कारगर रही हों, लेकिन एक लंबे समय के लिए वो कारगर नहीं रह सकती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं समझता हूं कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बोलने वाली बात नहीं है। हमारा जो भी सरकार होती है, जो जिस भी समय पे, उसकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि सुचारू रूप से जो है शासन चले और जो जनहित के कार्य हैं वो आगे बढ़ें। तो यदि अगर हमारी सरकार में भी वो चीज रही तो आज उसे सुधारना चाहिए। आज उसकी मांग इतनी मजबूती से उठ रही है तो अब उसका आदर मौजूदा सरकार को करना चाहिए और इस समस्या को जल्द से जल्द निदान करना चाहिए। चर्चा इस बात की हो रही राजनीतिक हलकों में आशीष जी की विपक्ष इसलिए, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या और कोई पार्टी हो, ये इसलिए कर्मचारियों का साथ दे रहे हैं। मैंने बता दिया, उन्होंने तिवारी जी ने, एक लंबी लाइन है इनके पीछे, 15 लाख लोग, कम से कम 45 से 50 लाख लोग प्रभावित होंगे और 45 से 50 लाख लोगों का किसी भी पार्टी की तरफ से रोक कर देना एक निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इसलिए समर्थन दे रहे हैं, जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो उनकी स्थिति उसी तरह रहेगी। आशीष जी? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। मैं आपको पूर्ण तरह आश्वस्त करता हूं कि अखिलेश जी ने अपनी जो भी बात रखी है उसे लगभग उन्होंने पूरा किया है
और पूरा प्रयास किया है उन चीजों को पूरा करने का। जो भी बात एक सार्वजनिक पटल पे कही गई उसको हम लोगों ने हमेशा पूरा करने का जो है वो पूरा प्रयास किया है। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी यदि सरकार में आती है और अगर ये समस्या तब तक बनी रहती है तो उसमें उनकी जो भी मांगे हैं उनको निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जो है पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। ये मैं आपको बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूँ। श्री तिवारी जी, आपने सुन लिया। हमारे साथ श्रीवास्तव जी एक बार। श्रीवास्तव जी, लंबी सूची है इनके साथ। 15 से 16 लाख कर्मचारी जो प्रभावित है, और एक परिवार में अगर 3 सदस्य भी मान लेते हैं तो 45 लाख 3 नहीं होते, कम से कम 4 से 5 होते हैं। सीधे सीधे 70 से 75 लाख तक की गणित पहुंच जाती है। और आपकी पिछली सरकार ही 3 करोड़ 70, 72, 75 लाख जो मत मिले थे उसमें सरकार बन गई थी आपकी। श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही? श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। श्रीवास्तव, मैंने सवाल ये किया है कि जिस तरह तिवारी जी बोल रहे हैं, जो प्रभावित कर्मचारी हैं वो 15 से 16 लाख हैं, और आप भी जानते हैं कि 15 से 16 लाख एक परिवार में अगर 3 से 4 सदस्य ले लेते हैं तो ये संख्या पहुंच जाती है 50 से 60 लाख के करीब पहुंच जाती है। और ये 50 से 60 लोग जो मतदाता हैं, ये कोई भी सरकार बदल सकते, पलट सकते हैं। और आपकी पिछली सरकार 3 करोड़ 70 लाख मतदाताओं के साथ लगभग जो मत मिले थे उसमें आपने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। तो ये 50 से 60 लाख मतदाता बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, हम इनकी संख्या बल से, इनके समस्या से, दोनों से सरकार बहुत विधिवत रूबरू है और इनकी समस्या को समझ करके उसके समाधान की ओर प्रयासरत है। ऐसा नहीं कि सरकार को इनकी समस्या की जानकारी रही है। हाँ, पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर न डाल करके इसको समस्या को धीरे धीरे इतनी बड़ी बना दिया है जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही। और ये आर्थिक विषय इसमें ऐसा शामिल है जिसमें सरकार चिंतन मनन की प्रक्रिया में कैसे इसमें समाधान तक पहुंचा जाए। जी, ये साल, 2 साल, 4 साल का मामला नहीं, 16 साल से चलता हुआ विषय है। जी। और ये कर्मचारी संघ जो आज आंदोलनरत है, इन्होंने 5-6 साल के अंदर अगर कोई आंदोलन खड़ा किया होता तो सरकारें इसको समझने के लिए बाध्य हो। जी। और इस समय इस तरह की बात चल रही है, सरकार ऐसा नहीं, सरकार में बैठे लोग इनकी मांगों से परिचित नहीं, इनकी समस्याओं को जनभिज्ञ है। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और पूरी सहानुभूतिपूर्वक, स्वयं मुख्यमंत्री जी इनकी समस्या से अवगत हैं, पूरी सहानुभूतिपूर्वक इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार प्रयासरत। जी, आशीष जी, आशीष दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये अगर, हालांकि अभी चलेंगे तिवारी जी के पास, पूछेंगे कि इस आंदोलन को किस रूप तक ले जाएंगे, आगे उनकी क्या प्लानिंग है, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक गले का फांस बनती दिख रही है ये। जी हाँ, बिल्कुल। ये क्योंकि जैसा वक्त है उत्तर प्रदेश में जिस तरह की गतिविधियों का, उस हिसाब से भी बहुत संवेदनशील मामला बन सकता है। वहाँ कर्मचारियों का एक लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है उसके, लेकिन इसमें देखिए कर्मचारियों का एक माइंडसेट को समझना भी जरूरी होगा। कर्मचारी, क्योंकि ये 15-16 साल से इस तरह ये एक सिस्टम आया हुआ है वहाँ, और सभी जगह पे है, तो अधिकांश जगह, तो उस दौरान में कर्मचारियों को क्या उससे नफा नुकसान हुआ है, क्या आकलन हुआ है, सरकार के पास क्या है, कर्मचारी संगठनों के पास क्या है, और ये जो पेंशन, ये जो पैसा है जो शेयर बाजार पे सरकार जिसको इन्वेस्ट कर रही है, वो एक अलग मामला है। उसके साथ मुझे लगता है सरकार की अपनी एक गारंटी और वो भी होती है उस पैसों को लेकर कि वो कर्मचारियों को देने के लिए बाध्य है। लेकिन उस योजना के जो प्रभाव हुए हैं उत्तर प्रदेश पे, जैसे और भी राज्यों ने और कर्मचारी संगठनों ने व्यापक रूप से इसको सामने रखा है, तो अगर उस तरह से चीजें सामने आए और उस तरह से उसका प्रेजेंटेशन किया जाए सरकार के सामने या जो भी वहाँ संस्था जवाबदार है, तो मुझे लगता है कोई कारगर हल निकल सकता है। और ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर मुझे लगता है कर्मचारी यदि बहुत तार्किकता के साथ अपनी बात रखेंगे तो वो शायद समाधान के करीब पहुंच सकते हैं। तिवारी जी, आपने 2007 से आंदोलन खड़ा किया। इस दौरान तीनों दलों की
सरकार को आपने देख लिया, बसपा भी देख लिया, सपा भी देख लिया, बीजेपी भी देख लिया, क्या लगा आपको कौन सी सरकार आपकी मांग सकती थी? नहीं, सबको मानना चाहिए था, हम लोगों ने सबसे प्रयास किया, लेकिन इस वक्त हम लोगों को ज्यादा परेशानी इसलिए उठानी पड़ी। आपको बताया कि हमारे ऊपर 1.5 वर्ष से 6-6 महीने का 3 बार असमा लगा दिया गया। जब भी हमने आंदोलन करने की, हमारी हर 3 महीने में बैठक होती थी चीफ सेक्रेटरी के साथ। हमारी कमेटी से 7 IAS हैं और 2 हम लोग थे। उस बैठक को ही बंद कर दिया और जब हमने आवाज उठाई, हर बार 18 में बहुत बड़ा आंदोलन था हमारा, जिसमें मुख्यमंत्री सामने बैठे थे, उन्होंने कहा 2 महीने रुक जाइए, 2 महीने में सब निपटा देंगे आप। उसके बाद में निपटाना तो दूर रहा, वो वहां का वहां ठप हो गया। उसके बाद हाईकोर्ट सरकार चली गई और हाईकोर्ट से हमारे आंदोलन को बैन करा दिया। तो फिर हम लोगों ने वापस लिया। उसके बाद आग सुलगती रही। फिर हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया हर 3 महीने में। पिछली बार 2 महीने पहले फिर चीफ सेक्रेटरी से हमारी बात हुई, उसका कार्यबद्ध भी आज तक जारी नहीं हुआ। आज थी बातचीत हमारी, लेकिन हम लोगों ने नहीं की इस संबंध में, चूंकि उनके पास कुछ है नहीं हल उसका। तो जब ये सब बातें आ रही हैं, ऐसा नहीं कहा सकता कि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, आंदोलन बड़े नहीं किए, मुख्यमंत्री स्तर तक बात नहीं की या कहीं नहीं की। अनूप चंद पांडे जी ने जिन्हें कितने बार अगुवाई की, जिन्हें कितने बार कहा, बात इसकी नहीं है। बात इसकी कि आज की तारीख में मुझे कैसा लगता है कि सिर्फ प्रेस करने का काम हो रहा है। 18 महीने तक तो उन्होंने इसमें लगा दिया कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। भाई क्यों? ये हमारी संवैधानिक अधिकार है कि भाई अगर हमारी बात, पहले छोटा आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं जिलों में हम, उसका मसाज जुलूस निकालते हैं, फिर हम रैली जिले में करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम प्रदेश में आते हैं, फिर प्रदेश में रैली करते हैं, तब हड़ताल पे जाते हैं कहीं। लेकिन ये कहते हैं नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे आपको। आज इन्होंने और निकाल दिया कोविड का बहाना लेके हमारी परसों की रैली देख के कि नहीं साहब आपको आंदोलन ही नहीं करने देंगे, कोई धरना प्रदर्शन 30 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होने देंगे। भाई तो इमरजेंसी लगानी है तो लगा दीजिए हमारे ऊपर, हमारी बात मत सुनिए। तमाम सारे आदेश विद्यमान है कि इनकी हर महीने की बैठक होनी चाहिए। आपका कोई भी अधिकारी पूरे प्रदेश में बात नहीं सुन रहा है। कोई भी अधिकारी, प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी, आज मैंने आरोप लगाया वहां जाके कि कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। ये अधिकारी पूरी मनमानी पे उतारू है और हम लोग उनको देख नहीं पा रहे हैं। हमने ये महसूस किया है, ये बार बार कहा भी, हर स्तर पर भी कहा है, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर भी कहा है। तो ये चीजें हैं। हमारा मानना सिर्फ इतना है आपसे, और कहना भी है कि अगर हमें सिक्योर्ड पेंशन देंगे ये तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। और मुख्यमंत्री जी बात करेंगे तो मानेंगे, वरना इन अधिकारियों को बस का कुछ है नहीं आज की तरह। जी तिवारी जी, आगे आंदोलन स्वरूप देखिए बहुत जल्दी आचार संहिता लग जाएगी। दिसंबर हो गया, आप भी जानते हैं, 1 महीने 1.25 महीने या उससे भी कम समय का हो सकता है आपका आंदोलन। अगर आप कुछ परिणाम मिलेंगे तो इसी बीच मिल जाएंगे, नहीं तो फिर मामला टाई फिस। बिल्कुल, हमने क्या रखा है कि चुनाव आचार संहिता से पहले बात होनी चाहिए, मुख्यमंत्री से बात होनी चाहिए, और बात होके इसका आदेश और हमारे नुकसान जो हो रहा है उसकी भरपाई की बात होनी चाहिए। अगर दोनों की चीजों की बात नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम लोग कोई काम इस तरह का कोई ना कोई हम लोग आंदोलनात्मक अपना लेंगे। तो 15 दिन के अंदर हम लोग की बैठक होगी, उसमें हम लोग राजनीतिक निर्णय भी इस पालित। बात होनी चाहिए या निर्णय होना चाहिए? नहीं, निर्णय होना चाहिए, बात आज नहीं होनी। अब आचार संहिता लगने जा रही है, मुझे निर्णय चाहिए, आदेश चाहिए। निर्णय करते करते हर 3 महीने बैठक होती है हमारी मुख्य सचिव स्तर पर। बात आज होते बहुत समय हो गया, लिखा पढ़ी बहुत समय हो गया, तभी तो मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में जीत के आया था मैं वहां से। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था ये करिए जाके, तब जाके उन्होंने कहा था 15 दिन में मैं मॉनिटरिंग करूंगा। ना वो मॉनिटरिंग कर पाया, ना मेरे पास इतना पैसा रखा हुआ है जो मैं उन वकीलों को दे दूं जिनसे हर महीने लड़ लूं। जी, तो आप सरकार के पास तो पैसा अंधाधुंध है, वो तो अपने सरकारी बच्चे खड़े कर देती है। अगली बार तो मैं वहां भी नहीं, 10 आदेश किए हैं वहां से, 10 आदेश। ये अगर विधायकों की समाप्त करिए उनको क्यों मिलनी चाहिए आदेश? अभी भी हाईकोर्ट पेंडिंग है हमारा। जी, अगली बैठक तो हम भुगत रहे हैं इसको। क्या निर्णय ले सकते हैं अगली बैठक में? थोड़ा इशारा करेंगे। देखिए, हम लोग कुछ ना, अभी तो सब लोग इकट्ठे होंगे, बहुत सारे संख्या में, लगभग 200 संख्या हमारे पास है, तो सारे लोग इकट्ठे होंगे और उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। और नहीं बात बनती है तो कोई ना कोई बड़ा निर्णय हम लोग लेंगे। सरकार के खिलाफ, माने पार्टी के खिलाफ सकता है। जो सरकार जो नहीं करेगी और जो छाती ठोक के हमसे कहेगी, उससे हम उनसे बात करें, देखें कौन छाती ठोक के कहता है कि हम कर सकते हैं, करेंगे, कर सकते हैं। जो कहेगा उससे अब कोई बात नहीं कर सकते हैं कि करेंगे? करेंगे पहली कैबिनेट में जी, उससे बात कर सकते हैं हम। और अगर कोई कहेगा करने के लिए विचार करेंगे तो कोई बात उससे भी। चलिए आशीष जी, मौका अच्छा है। जी बिल्कुल, देखिए हम इसे मौका नहीं देखते, ये एक मौका मैं समझता हूँ ये सही शब्द नहीं होगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मौजूदा सरकार से हम पुनः आग्रह करेंगे कि वो इन लोगों की संवेदनशीलता को समझें, गंभीरता को समझें और इस समस्या का समाधान निकालें। यदि किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान निकालने में असमर्थ रहती है तो समाजवादी पार्टी, जैसा कि इनकी मांग है, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इसका समाधान निकाल देगी। ये मैं आपको आश्वस्त करके कह रहा हूं। श्रीवास्तव जी,
आपने तिवारी जी की बात सुन ली, बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है और ये आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, वर्तमान सरकार के लिए विपरीत असर डालेगा। जी बिल्कुल, मैं तिवारी जी की बात से बार बार कह रहा हूँ कि इनकी चिंता से, इनकी समस्याओं से सरकार स्वयं चिंतित है, रूबरू है और इस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है और बहुत शीघ्र मुझे उम्मीद है कि सरकार के स्तर से इसका कुछ समाधान आएगा। और ऐसी बात नहीं है कि इनके समस्याएं इस तरह से बनी रहेंगी। सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। वही बात जो रैलियों पर रोक वगैरह लगाने को तो कोविड के कारण लगाई गई, सारी रैलियों की रोक थी, कोविड प्रोटोकॉल लागू था। और जिस तरह की स्थिति है, अभी देखिए एक नया वेरिएंट कोरोना का आ रहा है, वो भी दस्तक दे चुका, कर्नाटक में 2 मरीज मिल गए हैं। तो ऐसे में राज्य सरकारों का अपने निवासियों और उसमें इनकी भी सुरक्षा शामिल है कि उसको लेकर के चिंतित होना स्वाभाविक है, इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। मांग अपनी जगह, समस्याएं अपनी जगह हैं। जब जान होगी, भविष्य में योगी आप सुरक्षित रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। नहीं होता है क्या आशीष जी, क्या सब चीजें, आशीष जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था, अभी हाल ही में योगी जी भी तो रैली कर रहे हैं, उसमें भी तो भीड़ जमा हो रही है। अखिलेश जी भी तो कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है या तब रैली तो अखिलेश जी भी कर रहे हैं। रैली वही तो सारे दल कर रहे हैं। रैली का विषय नहीं है। आपसे परमिशन लेके ही कर रहे हैं। नहीं, परमिशन लेके कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप जहाँ परमिशन अच्छी बात है। समाजवादियों को कानून पालन की आदत पड़ रही है, कानून का पालन करें, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल का सब लोग पालन करते हुए वही कानून इन कर्मचारियों पे लागू क्यों नहीं हो रहा है? तब कोरोना क्यों आ रहा है? जब योगी जी और अखिलेश जी सभा कर सकते हैं तो कर्मचारी क्यों नहीं कर सकता है? जब नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है, ऐसे में तमाम चीजें चिंता का विषय। आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, आप सबसे पहले दायरे में उसके आते हैं और आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो ऐसे में आप चिंता का सरकार करें, तो अन्यथा लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपकी समस्या से रूबरू है और आपके समाधान के लिए संकल्पित और प्रयासरत। सरकार को समय दीजिए, सरकार उसका समाधान प्रस्तुत करेगी। आप अभी तिवारी जी सेवा में हैं, सीनियर सिटीजन 60 के ऊपर वाले होते हैं श्रीवास्तव जी, और आशीष जी इस बात से नाराज होंगे कि उनको सीनियर सिटीजन कह दिया आपने। नाराज होने वाली बात है, वो मेरी बातों के तजुर्बे से शायद मुझे सीनियर सिटीजन समझ रहे होंगे। दिखाई नहीं लग सकता, ये तो निश्चित है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। आशीष दुबे जी, आपका अंतिम संक्षिप्त टिप्पणी। समय हमारा समाप्त हो गया है, क्या होगा? देखिए, ये डिपेंड होगा कि कर्मचारियों का जो आंदोलन है या जो उनकी मांग है वो कितनी पुख्ता है, उसके पीछे कितने तर्क हैं। दूसरी बात यह है कि जो अब चूंकि योगी सरकार को 5 साल हो गए और आंदोलन चल रहा था, तो इन 5 सालों में वो दबाव नहीं बना पाए कर्मचारी वहां पर, ऐसा लगता है, जो जिससे काम हो जाना चाहिए था, उनकी मांगें या कोई एक बीच का रास्ता निकलना था। अब चूंकि चुनाव का वक्त है, अगर तात्कालिक रूप से कोई हल निकलता है ठीक है, वरना ये मामला अगले उस पर जा सकता है। और जैसा अभी उन्होंने कहा भी कि हम कुछ और राजनीतिक दलों से बात करेंगे जो पहली कैबिनेट में इस फैसले की बात करें, तो निश्चित तौर पर कर्मचारी इस तरह के संपर्क में होंगे और दूसरे राजनीतिक दल भी चाहेंगे कि इतनी बड़ी जो फोर्स है के साथ किसी तरह से भावनात्मक रूप से किसी तरह से जुड़ जाए। लेकिन इन सबके बीच में भी ये बात फिर आएगी कि चूंकि ये स्कीम जो लागू हुई है और दूसरे राज्यों ने किस रूप में लागू की है, उत्तर प्रदेश में किस रूप में लागू है, उसका एक जो प्रभाव है वो भी सामने आना चाहिए। और जहां तक योगी सरकार की या उत्तर प्रदेश की सरकार की बात है, तो कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए और उनकी मांगें, मुझे लगता है इसमें कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकलेगा आगे पीछे, जो एक सरकार की जो मंशा है और जो कर्मचारियों के जो हित है उन दोनों के बीच में से निकलना चाहिए। तो यदि ऐसा होता है तो ठीक है, वरना ये चुनाव का जो समय है और जो नाजुक समय है, इस वक्त में ये मुद्दा निश्चित तौर पर यदि कर्मचारी चाहेंगे और वो अपने मांगों के पक्ष में मजबूत होंगे, तर्क के साथ होंगे, तो निश्चित तौर पर ये एक डिसाइडिंग मोड़ बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष दुबे जी आपका, रामचौर तिवारी जी आपका, विवेक श्रीवास्तव जी आपका, और आशीष चतुर्वेदी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ये सभी तब आक्रामक है जब सूबे के सत्ता संग्राम में चंद दिन बचे हैं।
ऐसे में ये सरकार की टेंशन बढ़ाना स्वाभाविक है। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से कोई बड़ी बात नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी गई है और विपक्षी दल मुद्दे को भुनाने में लगे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी इस टेंशन से जल्द बाहर निकलना चाहेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम योगी इस पर कोई मास्टर स्ट्रोक भी खेल सकते हैं। खैर, ये कयास मात्र है, आगे देखते हैं कि तस्वीर कैसे रहती है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।